हेलो मित्रों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्रों, आज की जो टॉपिक है वह संविधान का 18वां भाग है और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनने की संभावना रहती है। ठीक है, आप हमेशा एक चीज़ मेरे जुबान से ये सुनते होंगे कि हर टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सच्चाई ये भी है कि हर टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर किसी टॉपिक की महत्ता नहीं होती तो वह आपके पाठ्यक्रम में क्यों रखा जाता और क्यों पढ़ाया जाता। ठीक है, हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप मान के चलिए ये इम्पोर्टेंट में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो ये आज की जो टॉपिक है वह आपात से रिलेटेड है। आइए आज हम संविधान के 18वें भाग राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आप हमेशा सुनते होंगे आपात, इमरजेंसी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इमरजेंसी, जिसको संकट की स्थिति बोला जाता है। ठीक है, संकट की स्थिति को ही हम आपात की स्थिति कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे आपात के बारे में। बहुत ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखिए और समझने का आप क्या करिए, प्रयास भी करिए। क्लियर। आइए मित्र, हम आपात के बारे में देखते हैं। भाग 18, संविधान का जो भाग 18 है और ये 18 जो है वह अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर अनुच्छेद नंबर 360 है। क्लियर, ये आप जानते रहिएगा। दूसरी चीज़, आपात के संदर्भ में कुछ अगर हम बात करें तो आपात, अगर हम आपात सिर्फ बात करें तो आपात तो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से आपात लिया गया है। जबकि आपसे पूछा जाए जब कभी एग्जाम में कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि भाग 18 में जो आपात की बात की गई है वह 3 तरीके की आपात की बात की गई है और एक पहला जो है राष्ट्रीय आपात और दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। क्लियर। राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद नंबर 352 के तहत की जाती है और राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद नंबर 356 के तहत की जाती है और वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद नंबर 360 के तहत की जाती है। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। ये अनुच्छेद तो आपको याद होना चाहिए और भाग भी आपको याद होना चाहिए। आपात के स्थिति में हमेशा केंद्र शक्तिशाली बन जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपात होता क्या है, जब भारत में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब भारत में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए और ऐसे स्थिति में केंद्र के हाथों में पूरी वो शक्ति केंद्रित हो जाए जो 7वीं अनुसूची के माध्यम से अलग अलग विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है, ये सब का केंद्रीकरण कहाँ हो जाए, केंद्र में हो जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम आपात की स्थिति कहते हैं। लेकिन कब तक? जब तक हमारे देश में संकट की स्थिति हो। तो ऐसे स्थिति में आप ये कभी मत सोचिएगा क्या केंद्र की तानाशाही है। नहीं, केंद्र की तानाशाही हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर जब इसका मिसयूज होने लगता है तब हम ये कह सकते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है संविधान का। लेकिन जो संविधान में बातें कही गई हैं वह दुरुपयोग करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसका जो उद्देश्य मेन था वह देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता व बंधुता को बनाए रखना था। ठीक है, ताकि देश में भाईचारे की भावना बढ़ती रहे। ठीक है, आइए अब हम अनुच्छेद नंबर 352 में क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ना है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 352 में मित्र आज की यही पे टॉपिक होगी, मुझे क्या क्या पढ़ना है। पहला,
राष्ट्रीय आपात किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? वो परिस्थितियों में लगाया गया है या लगाया जाता है। आप यहाँ पे लगाया गया है वो हम देखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के पहले, 44वें संविधान संशोधन के पहले वह बाद की स्थिति, इस पर हमारी चर्चा होगी। और राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, इसका हम प्रभाव भी देखेंगे, आपात का प्रभाव, ठीक है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव भी देखेंगे और ये किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है वो भी हम देखेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ को सुनिए और एंजॉय लीजिए इस टॉपिक का। देखिए, राष्ट्रीय आपात की अगर बात करें मित्र, तो ये 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। और 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? पहला युद्ध, दूसरा वायु आक्रमण, तीसरा आंतरिक विद्रोह। अब ये 3 बार लगाया भी गया है। युद्ध की बात कर लेते हैं तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। वायु आक्रमण, बांग्लादेश का भारत पे अटैक होना 1971 में। और आंतरिक विद्रोह आप जानते हैं 1975 में। ये कंडीशन थे। अब यहाँ से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो क्रमशः राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी और फखरू अली अहमद थे। और प्रधानमंत्री की बात कर लें क्रमशः, तो प्रधानमंत्री में अगर हम देखें नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों में थी। तो इंदिरा गांधी इसमें भी थी और इंदिरा गांधी यहाँ पे भी थी। तो ये आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के उस समय राष्ट्रपति कौन कौन थे और प्रधानमंत्री कौन कौन थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, फखरू अली अहमद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। क्लियर? ये कभी कभी 1 लाइनियर में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ सकता भी है। अब देख लेते हैं कि ये जो आपात लगा और इस समय आप राष्ट्रपति कौन कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखा। देखिए मित्र, 44वें संविधान संशोधन के पहले और बाद इसके 2 कॉलम हम बना लेते हैं और यही चीज़ आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली में आज हमको जो समझना चाहिए वह तो वर्तमान के बारे में समझना चाहिए, लेकिन पहले नहीं। अगर हम देखें यहाँ पर, या तो हम मूल संविधान से रिलेटेड ही कर लें इस चीज़ को कि मूल संविधान में आपात से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद करना है कि पहले जो राष्ट्रीय आपात था, राष्ट्रीय आपात सिर्फ प्रधानमंत्री के मौखिक सलाह पर लागू कर दिया जाता था। किसके? पीएम के मौखिक सलाह पर यह लागू कर दिया जाता था। क्लियर? और अनुमोदन की सीमा, अभी इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले आप लिखिए अनुमोदन की जो सीमा थी वह 2 महीने थी। अनुमोदन की सीमा 2 महीने थी।
मौखिक सलाह पर लागू किया जाता था और अनुमोदन की सीमा 2 महीने थी ये समय। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कार्यकाल चाहे वो लोकसभा की सदस्यों की बात हो, चाहे वह विधानसभा के सदस्यों की बात हो, 1 वर्ष की वृद्धि की भी बात की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय आपात 6 माह करके अनिश्चित समय तक इसको बढ़ाया जाता था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनिश्चित समय तक इसको बढ़ाया जा सकता था। 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता था और अनुमोदन की जो सीमा थी वह 2 माह थी और जो सलाह होता था वह मौखिक सलाह पर होता था। ठीक है, तो ये मूल संविधान के पहले की विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान में क्या हुआ कि 352 में जहाँ मंत्रिपरिषद है वहाँ मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर कर दिया गया। ठीक है, और दूसरी चीज़, अनुमोदन की जो सीमा यहाँ पे 2 महीने थी, वह अनुमोदन की सीमा यहाँ पर कितना कर दिया गया, 1 माह, 1 महीने यहाँ पे अनुमोदन की सीमा कर दिया गया। ये ध्यान में रखिएगा, अनुमोदन की सीमा 1 महीने तक यहाँ पे कर दिया गया था। क्लियर। और 44वें संविधान संशोधन के बाद जब आपात लागू हुआ था तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि आंतरिक विद्रोह की जगह पे, जी हाँ, आंतरिक विद्रोह के स्थान पर अब राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह पर लागू होगा, सशस्त्र विद्रोह पर लागू होगा, यानी कि हथियार बंद लोग जब लेकर चलेंगे तब ऐसी स्थिति में लागू होगा। आंतरिक विद्रोह की जगह पे यह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। और 44वें संविधान में जब आपात के समय यहाँ पर फिर 1 साल कम कर दिया गया, लेकिन आज भी समय है कि इसको बढ़ा दिया जाता है, 1 साल कम का मतलब कि जो यहाँ पर है उसकी बात की जा रही है, लेकिन आपात की स्थिति जब भी आएगी तो आज भी वो प्रोसेस है, लेकिन ये 44वें संविधान संशोधन में ये रूल लाया गया था। तो देख रहे हैं कि कुछ परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय आपात के 2 कंडीशन हैं, इसको वाह्य आपात के रूप में कहा जाता है। वाह्य आपात के ये भाग हैं, वाह्य आपात, और ये आंतरिक विद्रोह को हम देश के आंतरिक आपात के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात भी 2 प्रकार के आपात, एक वाह्य आपात और एक आंतरिक आपात। वाह्य आपात में युद्ध वाह्य आक्रमण को लेंगे और आंतरिक आपात में आंतरिक विद्रोह के लिया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे हमने सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया। क्लियर मित्र। अब प्रभाव के रूप में अगर हम देखें तो प्रभाव के रूप में इसका प्रभाव हम ये देखते हैं कि इसका प्रभाव केंद्र में किस तरीके से पड़ता है। केंद्र में यानी कि विधायी के रूप में इसका प्रभाव, और कार्यपालिका शक्ति के रूप में इसका प्रभाव, और वित्तीय स्थिति में इसका क्या प्रभाव होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, वित्तीय स्थिति में। और यहीं पर अगर आप देखेंगे थोड़ा से, अगर इस चीज़ को जो यहाँ पे चीज़ें लिखा गया है प्रभाव के रूप में, एक प्रभाव ये है अनुच्छेद नंबर 358 और अनुच्छेद नंबर 359, इन दोनों पे अनुच्छेद पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जगह भी खाली है। प्रभाव क्या, अब देखिए सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर है, तो सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन ये तो यहाँ पे कर दी गई। अनुच्छेद नंबर, अगर आपात का हम प्रभाव देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 358 पर क्या प्रभाव है। इसमें यह कहा गया मित्र कि अनुच्छेद नंबर 358 के तहत मूल अधिकार का जो अनुच्छेद नंबर 19 है ये स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है।
स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। इसको नोट करते जाइएगा, स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं समाप्त होता है, समय नहीं समाप्त होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अनुच्छेद नंबर 358 पे प्रभाव का मतलब कि जब अनुच्छेद नंबर 352 लगता है तो उस समय 358 पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 359, अनुच्छेद नंबर 359 में देखेंगे, यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 359, इसमें ये कहा गया है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 44वें संविधान संशोधन के मूल संविधान में था, इसमें ये कहा गया था कि समस्त एफआर को समाप्त कर दिया जाएगा। समस्त एफआर को समाप्त करने की बात 44वें संविधान संशोधन के पहले मूल संविधान किया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन के बाद, और ये संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अब जरा देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कि 20, 21 जो फंडामेंटल राइट है, 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, एफआर यानी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद नंबर 359 पे जो प्रभाव पड़ेगा वो ये कहा गया कि समस्त एफआर को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। अनुच्छेद नंबर 358 में ये कहा गया कि 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो ये 3 आपात हैं प्रेजेंट टाइम में, आज सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर है, तो सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में 19 नहीं समाप्त होगा। और अनुच्छेद नंबर 359 में ये कहा गया कि अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर फंडामेंटल राइट सभी समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन कब तक समाप्त रहेगा? जब तक राष्ट्रीय आपात का प्रभाव होगा। और राष्ट्रीय आपात का प्रभाव कब तक रहेगा? अग से पूछा जाए कि इसका प्रभाव कब तक रहेगा। अगर हम इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करें, इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, जब आपात समाप्त हो जाए, आपात समाप्त हो जाए तो ये 6 महीने तक प्रभावशाली रहेगा, 6 महीने तक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपात 6 महीने बढ़ाया जाता है। जो आपात 6 महीने तक लागू रहेगा, उसके समाप्त होने के बावजूद भी 6 महीने तक उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन आपात आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपात समाप्त होने के बाद ये 6 महीने तक प्रभावशाली रहेगा, लेकिन आपात नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा, यदि संसद 1 महीने के अंदर अनुमोदन न करे, 1 महीने के अंदर अनुमोदन न करे, तब भी राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त हो जाएगा, तब भी राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन का मतलब कि जो संसद के सदस्य हैं अपने विशेष बहुमत के माध्यम से अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो आपात घोषित किया गया है उसको 1 महीने के अंदर अनुमोदित करेंगे, तब वो 6 महीने तक बढ़ सकता है, अन्यथा वह 1 महीने के ही अंदर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यदि संसद अनुमोदित न करे तो, यदि संसद अनुमोदित न करे तो ऐसे स्थिति में, क्लियर? अगर कर दे तो 6 महीना, और 6 महीने के बाद अगर समाप्त होगा या 6 माह करके संसद हर 6वें महीने में अनुमोदित करती जाएगी तो वो अनिश्चित काल तक जाएगा, और जब भी समाप्त होगा उसके 6 महीने तक
इसका प्रभाव बना रहेगा। किसका? राष्ट्रीय आपात का। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे ये अनुच्छेद नंबर 358 प्रभाव होता है, वैसे अनुच्छेद नंबर कुछ और हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 257, अनुच्छेद नंबर 250, ये सारी कंडीशन ऐसे हैं जो ये एक्टिव हो जाते हैं और इसके एक्टिव होने पर जो विषयों के रूप में जो राज्य सूची विषय हैं, इन सारे राज्य सूची विषयों पर एक तरीके से अधिकार किसका हो जाता है? केंद्र का हो जाता है, जैसा कि मैंने आपात की स्थिति में बताया हुआ था। क्लियर? जैसा कि मैंने आपात की स्थिति में बताया हुआ था, जस्ट इसके पहले कि आपात होता क्या है। क्लियर मित्र? तो राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड अगर आप इतने प्रश्नों को ध्यान में रखते हैं, कब कब आया और इसमें 44वां संविधान संशोधन का क्या इम्पोर्टेंट है और फंडामेंटल राइट पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, अगर आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिया तो एक भी प्रश्न यहाँ राष्ट्रीय आपात से गलत नहीं होगा। ठीक है? अब इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा, वह वीडियो जो होगा वह वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन को लेकर होगा। ठीक है? जो संविधान का 18वां भाग होगा, एक वीडियो में वो भी आएगा। ठीक है? तो हम उसको वहाँ पे देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अगर कुछ आपको और पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वन लाइनर के रूप में एसएससी, टेट, पेट जैसे विद्यार्थियों को के लिए तो ये बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। ये बातें तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहा जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर मित्र? तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।